फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ कक्षा 10 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं और इस वर्ष तो आने की संभावना उनकी ज़्यादा है, क्योंकि 30% कोर्स जो कम हो चुका है, जो एक्सरसाइज मेन में बची हैं, उनसी क्वेश्चनों से हमने 5 क्वेश्चन सिर्फ 5 क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं। वो एग्ज़ाम में आने की उनकी 100% संभावना है। तो आप इस वीडियो को कृपया करके पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। कुछ ना कुछ लाइक और डिसलाइक जो आपको समझ में आए वो अवश्य किया करें। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो भी मैथ के हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, पढ़िए, आप भी हम साथ में पढ़ते हैं। लिखा है 2 घनों का आयतन 64 घन सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों का आता है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आयतन दिया है 64 घन सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आयतन बराबर घन का आयतन बराबर किसका आयतन है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। अब हमें 2 घनों का आयतन दिया है, तो एक घन का आयतन पहले निकाल लेते हैं। तो इसका आयतन कितना दिया है, 64, और भुजा क्यूब कितना दिया है, भुजा क्यूब। अब यहाँ से अगर हम भुजा निकालेंगे, यहाँ पे क्यूब लगा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। इधर क्या है, भुजा क्यूब है। ठीक, यहाँ से क्यूब क्यूब कट जाएगा तो आएगा भुजा बराबर 4, भुजा बराबर 4। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आते हैं और वो भी 4 नंबर का आता है। अगर आप देखेंगे पूरा वीडियो तो आपके साथ 4 नंबर पक्के हो जाएं। भुजा निकाला ये 4, यानी फर्स्ट घन का भुजा निकली है 4, तो सेकेंड घन की भी भुजा यही निकलेगी, क्योंकि आयतन बराबर है तो भुजा भी आपस में क्या होंगी, बराबर। तो इसकी भी भुजा क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मिलाकर, संलग्न भुजाओं को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। घन ऐसे ही बनता है, ठीक, माना तो ये घन है। अब इनको मिलाकर एक घनाभ बनाया था, मतलब यहाँ पे एक दूसरा घन आ गया है, उसको मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। इसकी लंबाई, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगर ये 4 निकली है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। और दोनों घन बराबर है तो इसकी भी 4, इसकी भी 4। सिर्फ यहाँ से हमें क्या मालूम हुआ, यहाँ से देखो ये लंबाई बदल गई है। लंबाई अब ये बन गया है घनाभ हमारा। क्या बन गया ये हमारा घनाभ। पहले क्या था, घन था। अब घनाभ की लंबाई यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, 8 हो गई। चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहती है। चौड़ाई और ऊंचाई मतलब क्या रहेगी, 4 ही 4 रहेगी। चौड़ाई और ऊंचाई दोनों क्या रहेंगी, बराबर रहेंगे, और लंबाई सिर्फ बदल जाती है 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट। अब देखो सूत्र कैसे याद रखेंगे, एक होता है L, एक होता है B, एक होता है H। ठीक, पहले LB के पास पहुँचेंगे, L से B की ओर पहुँचेंगे तो LB हो गया। फिर B के स्थान पे पहुँच जाएंगे तो H पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BH हो जाएगा। फिर जब H के स्थान पे पहुँच जाएंगे तो H L के पास जाएगा तो HL हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा सूत्र। अब यहाँ से 2, लंबाई हमारी 8 मालूम है तो 8 रख लेंगे। चौड़ाई यहाँ पे 4 दी है तो 4 रखेंगे, प्लस B का मान मतलब चौड़ाई 4 दी है, ऊंचाई भी 4 दी है। ठीक, प्लस का है H का मान यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया है तो 4 रखेंगे। L की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी, 8 सेंटीमीटर, तो 8 हो जाएगी। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, इधर 2, 8 चक्कू 32 ये हो जाएगा, 8 चक्कू 32 ये, 32 32 कितना हो जाएगा, 64, और 4 चक्कू 16 ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे सबको गुणा करके तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80। अब इसकी गुणा जब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग स्क्वायर, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, जिसमें दिया हो, चाहे इसके ऊपर स्क्वायर लिखा लें, चाहे आगे वर्ग सेंटीमीटर लिख लें। ये इस तरह से सवाल लगा सकते हैं। इस तरह से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इस वर्ष तो आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि 30% कोर्स हटा दिया गया है। तो इन्हीं 3-4 चैप्टर जो मेंसुरेशन के हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे मेंसुरेशन के क्वेश्चन अवश्य लगाएं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, समीकरण को हल करना है।
समीकरण क्या दी है, 2 ब्रैकेट 2x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 माइनस 3 ब्रैकेट x प्लस 3 ब्रैकेट में नीचे दिया है 2x माइनस 1 बराबर 5। इसका मान हल करना है और x के मान निकालने हैं। तो पहले इसको मिटा दे। समीकरण क्या दी थी, 2 ब्रैकेट 2x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 3, नहीं x प्लस 1 दिया है। पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, यहाँ पे दिया है -3 ब्रैकेट x प्लस 3 अपान 2x माइनस 1 बराबर 5। 2x माइनस 1 बराबर 5, यही हमारी समीकरण दी हुई है। थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा जाता है, ठीक, इसको सही से समझते हैं। पहले सीधे सिंपल सी बात है, पहले इसमें गुणा करा लेंगे इसके अंदर, ठीक, जितना भी दिया है 2 बाहर तो गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 4x माइनस 2 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, x प्लस 1, इतना ही रहेगा। आगे माइनस का दिया है, माइनस चिन्ह लगा लेंगे, इसके अंदर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और इसके अंदर गुणा कराएंगे तो कितना होगा प्लस का 3, 3 दिया 9 हो जाएगा। ठीक, नीचे 2x माइनस 1 दिया है, 2x माइनस 1 रख लेंगे यहाँ पर। आगे 5 दिया है तो 5 रख लेंगे। ठीक, इतना हो गया क्वेश्चन। अब नीचे एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम मतलब इनकी गुणा कराएंगे हम, दोनों जो संख्याएं दी इनके गुणा करा लेंगे। गुणा करके लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा x प्लस 1 और इधर आया 2x माइनस 1, ये हो गया। अब इससे इसको जब भाग करेंगे तो इतना ही बचेगा, तो मतलब तिर्रे गुणा करा लेंगे इसकी अब इसमें के साथ। अब इसके साथ गुणा इधर देख लेते हैं कितना आएगा, 4x माइनस 2 है और 3x प्लस 9 है, इसकी गुणा करानी है। तो पहले इसमें कराएंगे तो 4 3 12x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसमें कराएंगे तो 4 नाम 36x हो जाएगा। अब -2 है, -3 दूनी 6x, ये माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये माइनस ये प्लस का, तो 9 दूनी 18, इतनी गुणा करने पे आया है। अब इसको सही से सॉल्व करेंगे तो 36 ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ घट जाएगा, कितना बचेगा 12 स्क्वायर प्लस 30x माइनस 18। प्लस का 30x क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी है तभी प्लस का निशान है। मतलब इसकी गुणा कराने पर हमें कितना प्राप्त हो गया है, 12x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 18। अब ये आप क्वेश्चन यहीं पे करेंगे क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है तो इसमें आ नहीं पाएगा, तभी साइड में कर दिया है। 12x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 18, ये इतना हो जाएगा। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब आगे गुणा करानी है x प्लस 1 और 3x प्लस 1 के साथ, x प्लस 1 और 3x प्लस 9 के साथ गुणा कराएंगे यहाँ से। तो इसकी पहले इसमें होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसमें होगा तो 9x हो जाएगा। ऐसे ही इसमें होगा तो 3x हो जाएगा और 9 1 कम 9, 9 3 ये 12 हो जाएगा क्योंकि दोनों संख्या का है कि हैं प्लस की हैं, और इधर प्लस का 9 हो जाएगा। अब ध्यान देने योग्य हमें बात ये है कि यहाँ पे माइनस लगा है, जब ये संख्या हम लिखेंगे यहाँ पर तो सब में माइनस की गुणा हो जाएगी, सब में क्या हो जाएगा माइनस से गुणा हो जाएगी। मतलब ये सारे प्लस के हैं तो सारे माइनस की हो जाएंगे। मतलब -3x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस का 9 बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक, इतना हो गया, इतना समझ में आया होगा। ठीक, इतना सॉल्व कर लिया है, इसको निकाल देते हैं। अब देखो यहाँ से 3x स्क्वायर पहले हल करते हैं। x स्क्वायर यहाँ पर है, x स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये 12 लिखा है, ये 3 लिखा है, संख्या एक प्लस की एक माइनस की, तो क्या हो जाएगा, घट के क्या बचेगा यहाँ से 9 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ से 9, 12 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 9 बचेगा। 9x स्क्वायर, यहाँ पे 30x है, यहाँ पे 12x है, ये प्लस की संख्या ये माइनस की, तो माइनस का 18 बचेगा। यहाँ पे 18x नहीं, माइनस का नहीं प्लस का बचेगा, प्लस की संख्या बड़ी है। तो आगे देखो इधर -18 है और -9 है, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस की संख्या है, तो माइनस माइनस क्या जाता है, संख्या जुड़ जाती है। प्लस का 18 और 9 27, नीचे कितना दिया ये दिया है। अब इसकी गुणा इसके साथ करा लेंगे यहाँ पर, तो बराबर, अब ये बराबर का निशान यहाँ से हटा सकते हैं, ये नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर क्योंकि आगे बराबर का निशान लगा हुआ है। अब इसमें सब इसमें गुणा तो 5 ऐसे लिख लेंगे, x प्लस 1 ऐसे लिख लेंगे, 2x माइनस 1 भी ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ से तो कुछ सॉल्व नहीं होगा तो इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ पे पहले इसकी गुणा करा लेते हैं। 5 भी ऐसे रखेंगे यहाँ पर, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब x की 1 के साथ तो -x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, तो -x और 1 की साथ इसमें करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, और 1 -1 हो जाएगा। अब अंदर से जब 5 की गुणा कराएंगे तो यहाँ पे सब में 5 की गुणा हो जाएगी, तो सीधे से हम पहले 5 से गुणा करा लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10x स्क्वायर और 5 -5x और 5 दूनी 10x और माइनस का 5,
-5 बराबर कितना दिया है यहाँ पे नोट कर लेते हैं 9x² + 18x - 27। ये हो गया। देखो इधर 10x², ये संख्या बड़ी है तो इसको हम यहीं पे रखेंगे, ये वाली उधर ले जाएंगे तो 10x² के पास आएगा। पहले इतना पूरा सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो 10 प्लस की संख्या है और ये माइनस की संख्या छोटी वाली है तो प्लस का 5x यहाँ पे बचेगा और ये माइनस का 5 पहले से दिया है इधर से। अब ये सभी पद जो हैं इधर उठा ले आएंगे इधर तो -9x² हो जाएगा इधर, ये भी माइनस का हो जाएगा 18x और ये भी माइनस का 27 दिया तो इसका इधर आएगा तो प्लस का 27 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे 0 बचेगा क्योंकि सभी पद हम उधर उठा के ले गए हैं। ठीक, अब देखो यहाँ से 10x² है, 9x² है, घट जाएंगी संख्या तो कितना बचेगा यहाँ पे 0, यहाँ पे तो बचे ही है तो यहाँ बचेगा 1x², मतलब 1x बचेगा, मतलब x²। ये 5x है, यहाँ पर 18x है, घट जाएंगी दोनों संख्याएं क्योंकि ये प्लस की संख्या ये माइनस, तो माइनस की संख्या बड़ी तो माइनस का निशान है, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी तो माइनस का निशान। 18 से 5 घटा देंगे कितना बचेगा 13 बचेगा, 13x। ये देखो प्लस की, ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या, तो प्लस की बड़ी है तो प्लस का निशान। 27 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 22। अब ये वाला 0 हम उधर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, तो ये वाला 0 हम इधर लगा लेंगे। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पे x² -13x + 22 दिया है। अब 22 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 13 आ जाए और गुणा करने पर 22 आ जाए। तो 11 2 13 होता है और 11 दूनी 22 होता है, मतलब 11 और 2 बन जाएगा हमारा गुणनखंड। तो यहाँ से इसको इधर देख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे बोर्ड में आएगा नहीं, तो इतना देख लेते हैं। यहाँ पर इतना हम पूरा देखो, ये x² माइनस लिखा है तो x² माइनस यहाँ पे लिख लेंगे पूरा। इधर +22 दिया है तो +22 लिख लेंगे, यहाँ पे बराबर में 0 दिया है तो 0 लिख लेंगे इधर। अब हमने गुणनखंड क्या बताया था, 11 और 2, जो संख्या बड़ी है उसको पहले लिखा जाता है, 11x हो जाएगा और यहाँ पे 2x रखेंगे। ठीक, अब देखनी होगी ये बात है, यहाँ पर हमें लाना है 13। अब अगर यहाँ पे हम प्लस कर देंगे तो 11 प्लस माइनस का हो जाएगा, और ये अगर यहाँ पे मान लेते हैं प्लस कर दिया तो 11 प्लस का माइनस का है और ये प्लस की संख्या तो घट जाएंगी संख्या, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, लेकिन हमें लाना है 13 तो यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस का ही रखेंगे, यहाँ पर माइनस का रखेंगे। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या मिला, यहाँ से x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा यहाँ पर x -11। यहाँ से अगर -2 कॉमन ले लें, यहाँ से अगर यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x -11 बराबर कितना है 0 है, तो x -2, यहाँ x -2 आएगा और यहाँ x -11 बराबर में कितना है 0 है, बराबर में कितना है 0। तो x -2 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर 2 निकल आएगा। ठीक, 1 बराबर इसके बराबर 0 रखेंगे तो x -11 बराबर 0, तो x बराबर 11 हो जाएगा। इस तरह से हम x और y यानी x के 2 मान यहाँ से निकालते हैं, x बराबर 2 निकला है और x बराबर 11, इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे जो शो हो रहा है उसको पढ़िए। क्या कह रहा है, 60 मीटर ऊँचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 3 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलो पहले इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 60 मीटर ऊंचे भवन, तो 60 मीटर ऊंचा भवन, भवन सीधा बनेगा जमीन पे बनेगा तो 60 मीटर ऊंचा भवन, चित्र बनाते चले साथ में। 60 मीटर ऊंचा भवन है के शीर्ष यही होगा, के शीर्ष से एक मीनार मानते हैं, इसी के सामने एक मीनार बनी है। एक शीर्ष भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 30 अंश है, कितने अंश का है 30 अंश है, तथा उसके पाद का अवनमन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये भी अगर बराबर है आपस में, यहाँ से कुछ बिंदु रख लेते हैं A B C D और E। ठीक, जितनी बिंदु रख लिए यहाँ पर। अब लगाते हैं क्वेश्चन, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। ठीक, वो हिंदी लिख लेना अपनी। आगे क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पर, त्रिभुज EDC में, कौन सा त्रिभुज है EDC में 10 30 अंश बराबर, 10 30 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा। लंब क्या होती है, ये लंब होती है, तो सीधे वो लंब होती है EC है, EC/DC, ये हमारी लंब है। 10 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। EC की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ना ही DC की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं DC बराबर निकल आएगा यहाँ से
डी सी बराबर डी यहाँ गुणा हो जाएगी, ये यहाँ हो जाएगी, तो मतलब डी सी बराबर √3 ई सी, √3 ई सी। ये समीकरण नंबर 1 है हमारी। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन लगाए जाते हैं। जब भी मान निकालें उसको ब्रैकेट में कर दिया करो, जिससे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसको उस पर ज़्यादा जल्दी से नज़र पड़े और आपको अच्छे नंबर देगा वो। अब त्रिभुज ई ए बी में, त्रिभुज ई ए बी में tan 60 है, तो tan 60 ले लेंगे यहाँ पर। tan 60 बराबर क्या होता है, ई लंब बटे आधा, तो यहाँ पे लंब पूरा हम ले रहे हैं, त्रिभुज बड़ा वाला ले रहे हैं, तो बड़ा ई बी अपान ए बी, आधार ए बी है, ए बी। अब tan 60 का मान होता है √3, ई बी का मान यहाँ पे देखो हमें दिया है 60 अंश, कितना दिया टोटल 60 अंश। ए बी किसके बराबर हो सकता है, सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के। तो ए बी जहाँ पर है वहाँ पे हम डी सी रख सकते हैं या सी डी रख सकते हैं, बात एक ही होती है। अब डी सी बराबर अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो डी सी बराबर क्या निकलेगा, डी सी बराबर डी सी यहाँ आ जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा, तो 60/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3। अब दोनों देखो समीकरण 1 समीकरण 2 आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, डी सी। तो समीकरण 1 बराबर है समीकरण नंबर 2 के, तो √3 ई सी बराबर 1/√3 ई सी बराबर 60/√3, यही हो जाएगा। तो ई सी बराबर वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, ई सी बराबर 60/√3, इसके पास में आ जाएगा, मतलब √3 गुणे √3 हो जाएगा, मतलब ये वाला जो √3 है इसके पास में आएगा। अब जब √3 मतलब 2 बार संख्याएं दी हों तो उसका मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, 60/√3 है तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 काटेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 20 आएगा। ई सी बराबर यहाँ से निकलेगा 20 सेंटीमीटर, ई सी का मान कितना निकला है, 20 सेंटीमीटर। ई सी का मान 20 सेंटीमीटर है। देखो ई सी इसमें चित्र में कहाँ पर है, ई सी में चित्र में ये है, ई सी 20 सेंटीमीटर निकला है। अब हमें पूछना ज्ञात करना है ये वाली रेखा, ये रेखा ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, 60 सेंटीमीटर, और इसमें से 20 हमने निकाल दी है, तो कितना बचेगा, ये 40 मीटर। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम बी सी बराबर, मतलब मीनार की ऊंचाई बराबर ई बी माइनस ई सी। ए बी की वैल्यू 60 है और हमने ई सी की वैल्यू अभी 20 निकाल चुके हैं, तो ई सी मतलब बचेगा 40 सेंटीमीटर, यानी बी सी की वैल्यू कितनी निकलेगी, 40 सेंटीमीटर। इस तरह से हम क्वेश्चन मीनार वाले लगा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर तो आ सकते हैं, कि शायद ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे क्वेश्चन है 4th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरह से क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में इस वर्ष तो आएगा ही आएगा। ठीक, क्या है क्वेश्चन, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए। पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को, अब यहाँ से चित्र भी बनाते साथ, पहले इसको मिटा देते हैं। पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी है। अर्धगोलाकार टंकी है तो अर्धगोलाकार कैसी होती है, ये मानते एक अर्धगोलाकार टंकी है, ये अर्धगोलाकार टंकी है। ठीक, एक अर्धगोलाकार टंकी है, कोई एक पाइप द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से खाली किया जा रहा है। 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकेंड में कितने लीटर ख़त्म हो रहा है, 3 सही 4/7 लीटर पानी निकाल रहा है बाहर नल। ठीक, यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है, टंकी का व्यास 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 मीटर, 3/2 3/2। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी, मतलब ये टंकी हमारी पूरी भरी है पानी से, वो भी अर्धगोलाकार है। ठीक, तो अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं पहले। अर्धगोले का आयतन बराबर V बराबर सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला है, अगर पूरा गोला होता है यानी तो उसका 4/3 होता है, यहाँ पे अर्धगोला है तभी 2/3 पाई आर क्यूब लिया गया है। अब आर की वैल्यू 3/2 है, आर की वैल्यू कितनी दी है, 3/2, तो 2/3 पाई आर की वैल्यू है 3/2, तो 3/2 का क्यूब है यहाँ पर,
है, ऐसे रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 2/3, पाई की वैल्यू है 22/7। अब इसकी अगर हम गुणा कराएंगे तो 3 तियाँ 9, 3 27, इसको ये लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे आएगा 27। अगर नहीं समझ में आया तो हम काट के ही बता देते हैं पूरा सही से। ठीक, इसको मिटा देते हैं। कितना कर सकते हैं यहाँ पर, अब 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अब देखो यहाँ से काटेंगे 3 एकम 3, 3 नाम 27, तो ये तो 9 हो जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, फिर 2 से संख्या 1 कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ऊपर बचा है 11 और 9, तो 11 नामा 99 और 7 दूनी 14 सेंटीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, जिसमें दिया है मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब रखेंगे यहाँ पर। ठीक, मीटर क्यूब। अब ये हमारा अर्धगोले का आयतन निकल आया, मतलब पूरा पानी कितना है इसमें, इतना है। पूरा पानी कितना है, इतना। अब हमें निकालना है इसका आधा पानी। कितना निकालना है, इसका आधा पानी, ये वाला पानी निकालना है। तो इसको हमें पूरा ये है तो आधा मान लेते हैं। जैसे 100 लीटर इसके अंदर पानी होता तो आधा कितना हो जाएगा 50, मतलब 2 से इसको क्या किया हमने, भाग किया है। इसी तरीके से इसको भी हमने आधा, यानी आधे से मतलब 2 से भाग करेंगे तो निकाल लेंगे। यहाँ पर पानी निकालना है बराबर, निकालना है बराबर, पानी कितना निकालना है, आधा पानी निकालना है। तो कितना हो जाएगा 99/14 गुणे 1/2। अब 2 से इसमें गुणा हो जाएगी तो कितना आएगा 99/14 दूनी 28 मीटर क्यूब। अब पानी है तो मीटर में तो पानी होता नहीं है, पानी किस में होता है, लीटर में होता है। तो इसको हमें 1000 से यहाँ पे गुणा करानी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो यहाँ से आयतन कितना निकलेगा, आयतन बराबर 99/28 गुणे 1000 लीटर क्यूब निकल आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मीटर में दिया था, हमने लीटर में चेंज कर लिया। अब ये हमारा इतना आयतन निकल आया है। ठीक, इतना लीटर। अब यहाँ से देखो क्या कर रहा था, 3/4, 3 से ही 4/7 लीटर प्रति सेकंड निकल रहा है। 7 या 21, 21 और 4 25, 25/7 लीटर जो पानी है 1 सेकंड में निकल रहा है। कितने सेकंड में निकल रहा है, 1 सेकंड में। ठीक, और हमें कितना निकालना है, इतना निकालना है। तो पहले 1 लीटर का निकाल लेते हैं। तो 1 लीटर कितना निकलेगा, 7 इसमें गुणा हो जाएगी तो 7 ऊपर हो जाएगा और 25 कहाँ जाएगा, नीचे हो जाएगा। इतना सेकेंड लग रहा है 1 लीटर के लिए। तो इतने लीटर के लिए कितना लगेगा, तो इससे इसमें गुणा हो जाएगी। तो इतने लीटर के लिए कितना निकलेगा, 99,000 हो जाएगा बट्टे 28 दिया है पहले से, ये इतना लिख लिया। अब इसमें इतना गुणा करा देंगे तो कितना होगा 7/25, 7/25। अब इसको यहाँ से देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये कट गया यहाँ से। अब इसको 25 से काट लेते हैं, 25 एकम 25, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, बचेगा 24, हो जाएगा 240। 240 को काटेंगे तो 25 नामा 225 होता है, 25 नामा 225, 25 नामा 225। अब आगे बचेगा यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा, यानी 25 15 150, 25 छक्का 150। तो यहाँ बचेगा 396/4। अब 4 से इसको काट लेते हैं और यहाँ से 1 0 और बच जाएगा। यहाँ पर इतना बचेगा, क्योंकि यहाँ 3 0 लगे हुए हैं, 2 0 सॉल्व किए थे। अब इसको 4 से काटेंगे। अब ये हमारा किस में निकलेगा, सेकेंड में निकलेगा। तो इसको सेकेंड में निकालने के बजाय इसको मिनट में निकाल लेते हैं। तो मिनट में निकालने के लिए इसमें 100 से 60 से इसको क्या करना है, भाग करना पड़ेगा। 60 से और भाग कर देंगे, यहाँ से 0 से 0 ये काट लेंगे और यहाँ से 24 कितना हो जाएगा, 396 गुणे 24/24 हो जाएगा। अब इसको 24 एकम 24, 24 एकम 24, उधर बचेगा 15, 15 हो जाएगा तो 56। तो 24 छक्का 6 दून 12, 144, 144 हो जाएगा। और उधर बचेगा कितना, 6 6 12 लगा लेंगे 0.25, 24 नामा चला जाएगा। तो 16.9 मिनट कितना निकलेगा, 16.9 मिनट। इतना हमारा टंकी भरने में, खाली करने में समय लगेगा, आधी टंकी। अगर पूरी टंकी कहेगा तो कितना टाइम लगेगा, इसको 2 से गुणा कर देंगे, मतलब इसको हम भाग यहाँ पे नहीं करते। अब लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा बेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आता ही आता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए। 5 माइनस रूट 3 क्या दिया? 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार में आता है। अंशाल आप लोगों के पास होगी तो उसमें आप देख सकते हैं हर पेपर में ये क्वेश्चन दिया होता है इस तरह से क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट 3 क्या है? सिद्ध कीजिए ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो, हम नहीं कहते यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लेकिन इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हों उनको एक ही होता है मेथड सॉल्व करने का। क्या होता है? इसके विपरीत मान लेते हैं। माना यह संख्या, मतलब माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः इनके पूर्णांक p अपान q के रूप में होंगे। अतः इनके पूर्णांक p अपान q के रूप में होंगे या बराबर होंगे। तो 5 माइनस रूट 3 बराबर p अपान q, इस तरह से कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, इसके आगे क्या करेंगे? यहाँ पर देखो, ये 5, ये देखो 5 जो लिखा है इसे रखेंगे तो रूट वाली संख्या है उसको उधर ले जाएंगे, और जो ये संख्या दी है इसको यहाँ पे कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे, जगह चेंज कर दी हमने, बस इतना हो गया। अब रूट 3 दिया है रूट 3। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ p अपान q एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है, तो यह परिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? ये एक परिमेय संख्या होगी पूरी। जब परिमेय संख्या के बराबर रूट 3 है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। जब परिमेय संख्या के बराबर रूट 3 दिया है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः रूट 3 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः रूट 3 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इतना ही करना होता है इस क्वेश्चनों में। ठीक, अतः रूट 3 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय संख्या है क्योंकि हमने इसका विपरीत निकाला है। क्योंकि हमने माना क्या था? इसको 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या मानी थी और हमने इसको परिमेय संख्या के रूप में निकाल लिया है। तो अगर ये अपरिमेय संख्या के रूप में मानेंगे इसको तो अपरिमेय संख्या भी एक ये होगी, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। इससे सिद्ध हो गया कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ये आगे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 5 माइनस रूट 2 को एक परिमेय संख्या माना था, अतः यह एक परिमेय संख्या सिद्ध हो गई है, अतः यह अपरिमेय संख्या भी होगी। इस तरह से बस इसमें थ्योरी लिखी जाती है और इसमें कुछ करना नहीं होता है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।